Okay, hello everyone. Welcome back to Classes I. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important gases law, that is last gases law, that is known as Grom's law of diffusion or effusion. At the previous lecture we have discussed Dalton law, very important gases law, that is known as Dalton law. But today we will discuss very beautiful, very important exam point of view, that is known as Grom's law of diffusion or effusion. लॉ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुई हैं, वो ज़रा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक डिफ्यूजन है और सेकंड जो है वो इफ्यूजन है। अगर आपसे कोई पूछे डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है, तो सिंपली डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन्स हो, दोनों मूवमेंट्स को कहते हैं, दोनों मॉलिक्यूलों की हरकत को कहते हैं। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा रैंडमली मोशन में होते हैं, सो ये जो मॉलिक्यूलों की हरकत है उसको डिफ्यूजन या इफ्यूजन कहते हैं। अब वो कहेंगे सर अगर दोनों हरकत को कहते हैं, मूवमेंट्स को कहते हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ। डिफ्यूजन ऐसे मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसमें इंटरमिक्सिंग हो, जिसमें मॉलिक्यूल जो है इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या यू कैन से फ्रॉम हायर प्रेशर्स टू लोअर प्रेशर। मतलब ऐसा मूवमेंट अगर हो रही हो जहां मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से साथ मिक्स हो रहे हो, तो फिर ऐसा मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल जिसमें मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे हो, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। लेकिन अगर मॉलिक्यूलों की इंटरमिक्सिंग ना हो, बल्कि मॉलिक्यूल जो है एक जगह से एस्केप हो रहे हो, एक जगह से अगर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हो, फरार हो रहे हो थ्रू अ स्मॉल टाइनी होल, एक छोटे से सुराख के ज़रिए अगर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो रहे हो, तो फिर यही मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इफ्यूजन्स कहलाता है। सो कहने का मेरा मतलब है कि डिफ्यूजन या इफ्यूजन दोनों मोमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, लेकिन डिफ्यूजन वो मोमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है जहाँ मॉलिक्यूल इस इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे से, लेकिन इफ्यूजन वो मोमेंट्स होता है जहाँ मॉलिक्यूल मिक्स नहीं होते, बल्कि मॉलिक्यूल स्मॉल होल की मदद से एस्केप होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी का या मोटरसाइकिल का जब टायर पंचर हो जाए, तो फिर जो मोमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है वो इफ्यूजन कहलाता है, क्योंकि अगर आप देखें पंचर्स में स्मॉल होल से मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप होते हैं, तो ये इफ्यूजन है। ये इफ्यूजन है जहाँ मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल, थ्रू अ टाइनी होल, थ्रू अ फाइन होल मॉलिक्यूल एस्केप हो रहे हो, दैट इज़ इफ्यूजन। लेकिन अगर आप इंक का कोई ड्रॉप वाटर में डाल दे, इंक का ड्रॉप वाटर में डाल दे, तो फिर थोड़ी देर बाद वो इंक का ड्रॉप जो है पूरे वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ये डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन है। सो दो तरह की मोमेंट्स ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स है। एक वो मोमेंट जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ द गैस थ्रू अ स्मॉल होल एस्केप होता हो, लाइक पंचर,
और एक वो मोमेंट्स जहाँ मॉलिक्यूल एस्केप ना होता हो बल्कि मैक्स होता हो, तो उस मोमेंट्स को डिफ्यूजन्स कहा जाता है। वैसे तो हम मुख्तलिफ एंगल से डिफ्यूजन डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहा था कि मेन बेसिक डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन भी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, इफ्यूजन भी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है, तो फिर दोनों मूवमेंट है तो फिर फ़र्क क्या है? क्योंकि फ्यूजन ऐसा मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल है जहाँ मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल एस्केप हो, और डिफ्यूजन ऐसा मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है जहाँ कोई मॉलिक्यूल एस्केप ना हो बल्कि वहाँ ही दूसरे मॉलिक्यूलों के साथ एंटर मैक्स हो, दैट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को आप मुख्तलिफ एंगल से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम डिफ्यूजन डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज़ डिफ्यूजन। Yeah, you can say the movement of the molecule from higher pressure to lower pressure, that is diffusion. Yeah, you can say such a movement of the molecule where molecule of the gas intermix together and they make a homogeneous mixture, so they are also diffusion. But such a movement of the molecule where the gaseous molecule through a pinhole they are escape, so that is effusion. वो effusion है। यहाँ escaping होगी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे मैक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगी। एक और भी डिफरेंस आप बता सकते हैं कि डिफ्यूजन वो मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है जहाँ कोलिजन्स पॉसिबल होता है। जिस मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में कोलिजन पॉसिबल हो वो डिफ्यूजन होता है। सारी बात है, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से मैक्स होंगे तो मैक्सिंग में याद रखें मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा सकते हैं, कोलिजन इज़ पॉसिबल। लेकिन इस मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में विच इज़ एफ्यूजन, देयर इज़ नो कोलिजन। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है जहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, दैट इज़ इंटरमैक्सिंग मोमेंट विच इज़ नोन एज डिफ्यूजन। लेकिन जहाँ कोई कोलिजन्स नहीं होती, मॉलिक्यूल वन बाय वन थ्रू अ स्मॉल होल एस्केप होते हैं, सो उसमें कोई कोलिजन्स नहीं होती, दैट इज़ इफ्यूजन। तो एक डिफ्यूजन है जिसमें कोलिजन है, एक इफ्यूजन है जिसमें मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं होते। तीसरा डिफरेंस आप यूँ भी कर सकते हैं कि डिफ्यूजन के लिए, इंटरमैक्सिंग के लिए कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए। कंसंट्रेशन का डिफरेंस, हाँ, अगर प्रेशर डिफरेंस भी है तब भी हो सकता है, लेकिन इफ्यूजन्स के लिए मस्ट बी अ प्रेशर डिफरेंस। मतलब एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा होगा, दूसरी जगह पे प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल कम होगा, तब ही थ्रू अ स्मॉल होल मॉलिक्यूल एस्केप हो सकते हैं। डिफ्यूजन के लिए दोनों डिफरेंस हो तो हो सकता है। अगर प्रेशर डिफरेंस हो तब भी डिफ्यूजन हो सकता है, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस हो तब भी डिफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इफ्यूजन्स के लिए याद रखें मस्ट बी प्रेशर डिफरेंस, यहाँ प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, कंसंट्रेशन डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल दे दें, ये जो स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेगनेंस ऑफ द रोज़ होता है वो डिफ्यूजन की एग्ज़ाम्पल है। या पानी में अगर आप इंक का कोई कतरा डालें, वो जो थोड़ी देर बाद पूरी पानी में मैक्स हो जाता है, ये भी डिफ्यूजन है। लेकिन जब टायर पंचर हो जाता है तो वो जो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल है दैट इज़ नॉट मिक्सिंग, बल्कि वो थ्रू अ स्मॉल होल एस्केपिंग है, सो दैट इज़ इफ्यूजन। सो दो टर्मिनोलॉजी मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक डिफ्यूजन, दूसरा एफ्यूजन। तो आप लोगों ने डिफ्यूजन और इफ्यूजन में कंफ्यूज नहीं होना। डिफ्यूजन भी मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है, इफ्यूजन भी मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। लेकिन इफ्यूजन ऐसे मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जहां वो थ्रू अ स्मॉल होल एस्केप हो रहे हो, जैसे कि पंचर
टायर जब पंचर हो जाता है तो वहाँ पे अगर आप देखिए मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल एस्केप होते हैं, सो दैट इज़ इफ्यूजन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक जगह से एस्केप ना हो बल्कि उसी जगह पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमिक्स हो रहे हो एंड दे मेक अ होमोजेनियस मिक्सचर, सो वो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिफ्यूजन्स होगा। अब ग्राम्स ने, ये एक इंग्लिश केमिस्ट है जिसने 1829 में गैसेस मॉलिक्यूलों के मूवमेंट के बारे में, विच इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन और इफ्यूजन। आप डिफ्यूजन के बारे में भी और इफ्यूजन्स के बारे में भी, क्योंकि दोनों मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। 1829 में कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एमडीकेट ईटअप में पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राम्स लॉ है ये जेम्स ग्राम ने कब पेश किया था, तो 1829 में जेम्स ग्राम ने गैस के डिफ्यूजन और इफ्यूजन्स के बारे में एक लॉ पेश किया था जिसका नाम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है। और ये भी अक्सर पूछते हैं कि वो कौन सा गैसेस लॉ है जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ द गैस के बारे में है। ऑप्शन दिया होता है डाल्टन लॉ, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और साथ ग्राम्स लॉ भी दिया होता है। तो याद रखें डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में जो लॉ है दैट इज़ ग्राम्स लॉ, जो 1829 में जेम्स ग्राम्स ने पेश किया था। इसके अलावा इस लॉ का मेन मकसद क्या था, व्हाट आर द एम ऑफ द ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि गैस के जो 3 पैरामीटर्स है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन एंड मोलर मास एंड डेंसिटी, इनके दरमियान रिलेशनशिप का पता चल जाए। सो मेन जो एम था इस लॉ का, इन पैरामीटर्स के दरमियान रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, मोलर मास ऑफ द गैस एंड डेंसिटी ऑफ द गैस के दरमियान एक रिलेशनशिप बताना। किस तरह रिलेशन बता रहा है ये आगे हम स्टेटमेंट में देखेंगे, लेकिन इस लॉ का जो मेन मकसद था इन्हीं के दरमियान एक रिलेशंस बताना। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज़ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इसकी स्टेटमेंट क्या है, आप ज़रा स्टेटमेंट देखें। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन्स के मुताबिक वो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, मतलब उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ज़्यादा होगी जिस मॉलिक्यूल ऑफ द गैस की मास कम हो या डेंसिटी कम हो। वैसे भी अगर सपोज़ 2 बंदे हैं, एक का मास ज़्यादा है और दूसरे का मास कम है, तो सारी बात है जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और जिसकी मास कम है उसकी डेंसिटी कम होगी। सो वो 2 बॉडी हैं, एक का मास ज़्यादा है एक का मास कम है, या एक की डेंसिटी ज़्यादा है दूसरी की डेंसिटी कम है, तो किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन, मतलब किसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो जो कम मास वाला मॉलिक्यूल है, ये जो कम मास वाली बॉडी है ये ज़्यादा डिफ्यूजन्स करेगा, लेकिन जो ज़्यादा मास वाली बॉडी है वो कम डिफ्यूजन्स करेगा। बात समझ आ रही है ना। सो इट्स मीन्स how you can define what is Graham law. It means the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to, यहाँ भी important MCQs आता है वो भी मैं बता देता हूँ, is inversely proportional to square root of their density or masses at constant temperature and pressure। अक्सर ये भी पूछा जाता है MCQs में
कि वो कौन सा गैसेस लॉ है जिसमें टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, सो दैट इज़ ग्राम्स लॉ। इसमें दोनों टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। इस लॉ के मुताबिक जो मॉलिक्यूल्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी और स्क्वायर रूट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर लेट्स सी सपोज़ अगर दो मॉलिक्यूल है, एक का मास इतना है और दूसरे का मास इतना है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से भागेगा, तेज़ भागेगा, मतलब उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन किसकी ज़्यादा होगी? तो सारी बात है ए की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है मीन्स इस ए का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा किससे? बी से। सो द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल और रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन वाई? क्योंकि ए का मास कम है, डेंसिटी कम है, और बी का मास ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। तो ग्राम भी यही कहता है कि जिसकी डेंसिटी या मास ज़्यादा हो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, और जिसकी मास या डेंसिटी कम हो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी लेकिन इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कम होगी। सो ये देखिए स्टेटमेंट भी यही लिखा है। लेकिन स्टेटमेंट में उन्होंने एक और चीज़ भी लिखा है, दैट इज़ स्क्वायर रूट। दैट इज़ स्क्वायर रूट। ये बात तो ठीक है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन मैथमेटिकल फॉर्म देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट याद होना चाहिए, एम, स्टेटमेंट, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म अक्सर वही होता है जो डिफिनीशन होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डिफिनीशन देखिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो आप यहाँ डी लिख दें, या डेंसिटी की जगह आप मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना मास ज़्यादा है उतना डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। सो आप इसकी जगह मास भी लिख सकते हैं, सो देयर स्क्वायर रूट ऑफ देयर मास। आप मास लिखिए या डेंसिटी लिखिए, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता देता हूँ कि एक तो ठीक है ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। मैंने आपको बॉयल्स में, चार्ल्स में भी प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बताया था। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी सिंपल कह देते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, सो दैट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दैट इज़ नॉट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि एक जितना बढ़ रहा है दूसरा उतना कम हो। सपोज़ अगर एक चीज़ 10 टाइम बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ 10 टाइम ही कम होना चाहिए। ये नहीं कि सपोज़ एक चीज़ 10 टाइम बढ़ रहा है दूसरा 8 टाइम कम हुआ। जारी बात है, एक बढ़ गया दूसरा कम हुआ, लेकिन बढ़ा कितना? 10 टाइम, कम कितना हुआ? 8 टाइम। दैट्स नॉट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि जो जितना बढ़े दूसरा उतना कम हो, या जो जितना बढ़े दूसरा भी उतना ही बढ़े। सपोज एक चीज़ 20 टाइम बढ़ रहा है तो दूसरा भी 20 टाइम बढ़ना चाहिए, या एक चीज़ 20 टाइम बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ 20 टाइम कम होना चाहिए। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है और दूसरी इनवर्स है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि एक जितना, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि एक जितना बढ़े दूसरा उतना ही कम हो, दैट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। जारी बात है, अगर डेंसिटी 2 टाइम इंक्रीज हो रही है तो रेट क्या होगा? 2 टाइम डिक्रीज होगा, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन यहाँ पे जो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है वो ज़रा देखें, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। इसका क्या मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी? इसका मतलब है कि अगर डेंसिटी 2 टाइम बढ़ रही है तो रेट 4 टाइम कम होगा। हाँ, अगर ये स्क्वायर रूट ना होता तो ये 2 टाइम इंक्रीज हो रही है तो रेट 2 टाइम डिक्रीज होता।
4 टाइम इंक्रीज, 4 टाइम डिक्रीज, 10 टाइम डिक्रीज, 10 टाइम इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली टू देयर डेंसिटी नहीं है, इज इनवर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी है। सारी बात है, जब आप स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, सो टेकन बोथ साइड वर्ड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, देयर विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी टू डेंसिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, आपने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, सो 1/2 2 विथ कैंसिल, सो इसका मतलब है कि स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, सपोज आपने डेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज कर दी, डेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज कर दी, तो आर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन डिक्रीज कितना होगा, ये 4 टाइम इंक्रीज हुआ तो वो 4 टाइम ही डिक्रीज होगा, तो 4 स्क्वायर कितना बनता है, दैट इज 16। तो डेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज होने से रेट जो है वो 16 टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। बात समझ आ रही है ना। सपोज अगर डेंसिटी मैं 2 टाइम डिक्रीज करूं, डेंसिटी 2 टाइम डिक्रीज, तो उसका रेट 4 टाइम इंक्रीज होगा। हाँ, अगर स्क्वायर रूट ना होता तो 2 टाइम डिक्रीज होने से रेट 2 टाइम ही डिक्रीज होता, लेकिन स्क्वायर रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट ख़त्म, सो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना सबको। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अक्सर MCQs आता है एमडिकेट ईटा और नीट में, लेकिन बच्चे गलत करते हैं, वो तो सिर्फ यही सोचते हैं कि जी इनके बीच इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, सो 2 टाइम इंक्रीज सो 2 टाइम डिक्रीज, 4 टाइम डिक्रीज सो 4 टाइम इंक्रीज, 10 टाइम डिक्रीज 10 टाइम इंक्रीज। नो, स्क्वायर रूट है, ये 10 टाइम डिक्रीज होगा तो ये 10 टाइम इंक्रीज नहीं होगा, 10 स्क्वायर 100 टाइम इंक्रीज होगा। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। So according to Graham law of diffusion or effusion, that the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of their density or masses. Square root ये याद रखना। ओके, सो प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, सो आपको पता है क्या डालेंगे, कांस्टेंट डालेंगे, दैट इज k, सो डिवाइडेड बाय व्हाट, t अंडर द रूट, या आप यूँ भी लिख सकते हैं k डिवाइडेड बाय m अंडर द रूट, क्योंकि d भी लिख सकते हैं और हम m भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, मासेस लेके या डेंसिटी लेके। सो दैट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म of the rate of of the Graham law of diffusion or effusion। इस मैथमेटिकल फॉर्म को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, अगर d माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d मैं इस साइड पे कर दूँ, सो r मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ d, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, सो दे विल बी इक्वल टू व्हाट, k। सो दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म of the Graham law of diffusion or effusion। So you can also be define Graham law of diffusion or effusion, that the product between rate of diffusion or effusion and square root of their density is always remains constant at constant temperature and pressure. That is also called Graham law of diffusion or effusion. Once again, how you can define the product between rate of diffusion or effusion and square root of their density as always remains constant at constant t and p. That is also called Graham law of diffusion or effusion. अब सपोज करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। अब सपोज इस ये वाला चीज़ है, ये मिटा रहा हूँ कंसेप्ट, एंड व्हाट इज़ द एम and what is the statement of the Graham law of diffusion or effusion। अब suppose दो गैसेस है,
गैस 1 एंड गैस 2। सपोज दो गैसेस है, उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन्स देखते हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एफ्यूजन ऑफ द गैस 1 multiplied by square root of their density d1 is equal to k. And what will be the rate of diffusion or effusion of the second, that is R2 multiplied by density d2 square root is equal to k. That is equation 1 and that is equation 2. Now dividing equation 1 by equation 2 and rearrange also. So R1 divided by R2 that is equal to D2 divided by D1 under root. So अगर इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करके और रीअरेंज कर ले तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ये वाला आ जाता है, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू D2 की जगह आप M2 लिख दे और D1 की जगह आप M1 भी लिख सकते हैं। वो फिर आपकी मर्ज़ी, आप D लिखना चाहे या M लिखना चाहे। सो दैट इज़ द फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इसका मतलब ये है कि ये जो रेशियो है दोनों का, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन्स, दोनों गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का जो रेशियो है वो बराबर होगा to the ratio of square root of their density. रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन का रेशियो जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी के रेशियो के बराबर होगा। मतलब जितनी वैल्यू ये आएगी उतनी वैल्यू ये भी आएगी। किस तरह, इस बात को ज़रा एक्सपेरिमेंटली मैं साबित कर रहा हूँ कि किस तरह ये जो लेफ़्ट रेशियो है ये राइट रेशियो के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अगर आप लोग लेबॉर्ट्री में भी ये करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर एक ट्यूब ले लें और दोनों साइड पे कॉटन प्लग, एक साइड पे सपोज़ कॉटन में NH3 रख ले और सेकंड साइड पे HCl रखे। फिर अगर आप इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 100 cm³ ट्यूब में मालूम करना चाहते हैं कि जी किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ज़्यादा है, तो सारी बात है वो तो उसी के रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा जिसका मोलर मास कम हो। इसका मोलर मास कितना आता है NH3 का, इसका मोलर मास 17 आता है, लेकिन इसका मोलर मास कितना आता है 36.5। तो सारी बात है कि इसका मोलर मास कम है NH3 का, तो NH3 ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और HCl कम करेगा। चलो देखते हैं। तो NH3 सपोज़ यहाँ से शुरू हो रहा है, आगे HCl की तरफ जा रहा है और HCl इधर से, दोनों जो है इस जगह पे मिलके रिएक्शन किया, दैट इज़ NH3 प्लस HCl, सो प्रोड्यूस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ वाइट फ्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अब अगर इस डिस्टेंस को आप देखिए तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 59.5, लेकिन इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज़ 39.5। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज़्यादा है? इट्स मीन्स कि NH3 का ज़्यादा है, किससे? HCl से। क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास कम है, डेंसिटी कम है और इसका मोलर मास ज़्यादा है, सो डेंसिटी ज़्यादा है। सो डेंसिटी इनवर्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। फिर अगर इस इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को पुट कर लूँ, सो रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl इज़ इक्वल टू डेंसिटी और मोलर मास of HCl divided by molar mass of ammonia and square root. So कितना rate of diffusion effusion है? That is 59.5, and rate of diffusion of HCl that is 39.5, and what is the molar mass of HCl? 36.5 under root, and NH3 that is 17 under root.
इससे जो वैल्यू आता है दैट इज़ 1.46 और इसको भी आप कैलकुलेट कर ले, सो दैट इज़ आल्सो 1.46। सो ये साबित हुआ इस एक्सपेरिमेंट से कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन का जो रेशियो है दोनों गैसेस का वो बराबर है टू द मोलर मास स्क्वायर रूट रेशियो के। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑल अबाउट ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन। जो सबसे पहले 1829 में जेम्स ग्रैम ने इसको पेश किया था और इसका एम क्या था कि जो 3 गैसेस पैरामीटर्स है रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन, मोलर मास एंड डेंसिटी, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो समझ आ जाए। और तीसरा स्टेटमेंट के रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन इनवर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी और मासेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म और उसके बाद यही मैथमेटिकल फॉर्म एक्सपेरिमेंटली साबित भी करना कि जी क्या सच में इनका रेशियो जो है वो राइट के रेशियो के बराबर है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। एंड पे 2-3 मिनट और ले रहा हूँ, आप लोगों को 2-3 MCQs ज़रा समझा देता हूँ। अक्सर एमडीकेट ईटा में MCQs आता है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन्स के बारे में। इतना डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, MCQs डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 MCQs आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अक्सर पूछते हैं ईटा और एमडीकेट में कि विच वन हैव मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। 4 गैसेस दिए होते हैं कि किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ज़्यादा होगी। सपोज़ एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक है O2, तीसरा है O3 और एक और है N2। तो ऑप्शन से हटके किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ज़्यादा होती है? जिसका मोलर मास कम हो। सो जाहिर बात है जिसका मोलर मास कम होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। इसका मोलर मास बनता है 44, इसका बनता है 32 और इसका बनता है 48, इसका बनता है 28। सो 44, 32, 48 एंड 28 में किसका मोलर मास कम है? 28 नाइट्रोजन। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ द नाइट्रोजन गैस विल बी मोर दैन दैट एंड दैट। अक्सर एक और MCQs भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर पूछते हैं कि 4 गैसेस दी होते हैं, 4 गैसेस पूछते हैं इसमें आर्डर ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन किसका इंक्रीजिंग आर्डर पे किसका सही है। सपोज़ एक गैस दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, एक दिया हुआ है SO3, एक N2 है सपोज़ और एक CH4 है। और आपसे ये पूछता है कि इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ डिफ्यूजन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं। एक ये दिया होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेट ऑफ डिफ्यूजन ग्रेटर देन SO3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन CH4। एक दिया हुआ है कि CH4 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन SO3 ग्रेटर देन CO2। तो सारी बात है आपको पता ही है कि जी किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ज़्यादा होता है? जिसका मोलर मास कम हो। तो मैं ऊपर लिखता हूँ मोलर मास, इसका कितना बन रहा है 16, इसका 28 बन रहा है, इसका 44 बन रहा है और SO3 का कितना बन रहा है 48 प्लस 32, सो दैट इज़ इक्वल टू 53 दैट इज़ 80। तो इसका 80 बन रहा है। तो सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है? CH4 का, देन N2 का, देन CO2 का, देन SO3 का। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज़्यादा होगा? CH4 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन SO3 ग्रेटर देन CO2। नहीं, ऐसा नहीं है,
तीसरे नंबर पे ये होना चाहिए, चौथे नंबर पे होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो एक ऑप्शन बना लेते हैं, CH4 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन SO3। एक और भी दिया है, तो हमारा जो तीसरा आर्डर है इंक्रीजिंग आर्डर पे ही है, क्योंकि CH4 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर N2 का ज़्यादा होगा, फिर CO2 का ज़्यादा होगा और सबसे कम SO3 का होगा, क्योंकि इसका मोलर मास कम है। तो अक्सर ईटा MDCAT में ये पूछते हैं कि जी किसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन कौन सा जो है इंक्रीजिंग आर्डर पे है। और एक MCQs और भी बता दूं कि अक्सर मैंने देखा है कि पूछते हैं कि जी द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है of the carbon monoxide, rate of diffusion or effusion of carbon monoxide is same to gas X. What will be the X? वो कहता है कि एक X गैस के साथ इसका इफ्यूजन डिफ्यूजन सेम है, तो बताएं X कौन सा गैस है। एक दिया है सपोज CH4 CH4, दूसरा CO2 N2, चौथा ऑप्शन है सपोज नॉन ऑफ दीज। तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन तो किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे। जिनका मोलर मास सेम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। तो CO का मोलर मास बनता है 16 + 12 दैट इज 28, 16 + 12 सो दैट इज़ 28। अब इनमें 28 जिसका मोलर मास है तो वही रेट ऑफ डिफ्यूजन CO के साथ सेम, सो दैट विल बी X होगा। अब इसका मोलर मास कितना बनता है 16, इसका 44 और N2 का 28, सो दैट इज़ नॉन ऑफ दीज, सो 28। सो जो X गैस होगा ये 28 होगा, दैट इज़ नाइट्रोजन, दैट विल बी नाइट्रोजन गैस। इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन CO से सेम होगी, क्यों? क्योंकि इनका दोनों का मोलर मास सेम है। इसी तरह MCQs आते हैं, और भी बड़े इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं, वो मैं ईटा और MDCAT क्लासेस में बच्चों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, उसके वीडियो लेक्चर नहीं बना है, क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये चूँकि ईटा MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं पढ़ा रहा, फ्रेश फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए क्लास है, तो इसी वजह से मैं इतना डिटेल पे नहीं जा सकता। लेकिन अक्सर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर किसी बच्चे को रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन पता है कि जी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन किसकी ज़्यादा किसकी कम होती है, तो फिर ये जो MCQs है वो ये आसानी से कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? सो दैट इज़ ऑल अबाउट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट gases law, that is known as Gram law of diffusion or effusion. Thank you very much for watching this video.